आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 15 नवंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे श्रीनगर में जांच के दौरान फटा बारूद, पुलिस स्टेशन उड़ा, 9 जिंदगियां राख। लेबनान सरकार का वार, हिजबुल्लाह का गला घोटा, जेब पर चलाई कानूनी कुल्हाड़ी। ब्लू लाइन पर फिर गहराई टेंशन, लेबनानी सरहद पर इसराइल ने बना दी दीवार। यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग से पहले हलचल, डोनाल्ड ट्रंप का गजा प्लान अब फैसले की दहलीज पर। अमेरिका ने अरब ब्लॉक को साथ किया खड़ा, गजा में इंटरनेशनल फोर्स भेजने पर रूस चीन कर रहे मुखालफत। इस्लामाबाद सुसाइड हमले में कार्रवाई जारी, हमले की कड़ी अफगान सेल तक जा पहुंची। और अल्फाशेर खून खराबा मामले में एक्शन, यूएन ने सूडान के लिए तेज तर्रार जांच टीम उतारी। शुरुआत करते हैं इस शो की। कश्मीर में श्रीनगर के एक पुलिस स्टेशन में जब्त किया गया बारूद धमाके के साथ उड़ गया। ये धमाका जुमे की रात नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ। धमाके में कम से कम 9 लोग हलाक हुए और 29 जख्मी बताए जा रहे हैं। एक सोर्स ने रॉयटर्स को बताया कि कई लाशें इतनी बुरी तरह जल गईं कि पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। खबरों के मुताबिक धमाका इतना शदीद था, इतना तेज था कि कुछ जिस्मानी हिस्से 100 से 200 मीटर दूर तक आसपास के घरों से बरामद हुए। हलाक होने वालों में ज्यादातर पुलिस वाले हैं और फॉरेंसिक टीम के अफसर भी शामिल हैं, जो धमाके के वक्त उस बारूद की जांच कर रहे थे जो उन्होंने जब्त किया था। श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन के 2 अफसर भी इस धमाके में मारे गए। इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और धमाके की वजह से तफ्तीश जारी है। लेबनान ने एक सख्त एक्शन किया है और सीधा निशाना हिजबुल्लाह की जेब पर लगाया है। लेबनान की हुकूमत ने मुल्क भर की मनी एक्सचेंज सेंटर्स और ट्रांसफर कंपनीज पर नए सख्त कानून लागू कर दिए हैं। ऊपर से वजह फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बताई जा रही है, मगर अंदर का असली एंगल साफ है, हिजबुल्लाह की फंडिंग का गला घोटना। अमेरिका कई महीनों से प्रेशर डाल रहा था लेबनानी हुकूमत पर कि ईरान से हिजबुल्लाह तक जाने वाला पैसा मनी एक्सचेंज नेटवर्क के जरिए ना पहुंचे। ये पैसा बताया जा रहा है $1 बिलियन, आई थिंक $1 बिलियन IRGC ने पहुंचाया हिजबुल्लाह को। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट का दावा है कि इस साल ईरान ने $1 अरब से ज्यादा अमाउंट हिजबुल्लाह को ट्रांसफर किया और यही रास्ते अब बंद किए जा रहे हैं। अब नए कानून के हिसाब से 1 दिसंबर से $1000, बस $1000 या उससे ऊपर की हर ट्रांसफर पर कस्टमर की पूरी डिटेल, आईडी और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मैंडेटरी होगा। ये सब कुछ देना होगा। पहले कितना भी पैसा आ रहा था और इसी तरीके से मतलब कहा जा रहा है अरबों डॉलर आ गए हिजबुल्लाह के पास, तभी तो इतनी बड़ी पैरेलल फौज खड़ी हो गई। इसी पर नकेल लगाना है। ये सिस्टम सभी नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मनी ट्रांसफर कंपनीज और एक्सचेंज ऑफिसेस पर लागू होगा। इसका सीधा असर क्या होगा? हिजबुल्लाह के पास फंडिंग स्लो हो जाएगी, कम पैसा होगा तो लड़ाकों की सैलरी पर चोट लगेगी, वो सैलरी नहीं पा पाएंगे तो क्या हिजबुल्लाह को छोड़ देंगे? ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन सैलरी ना मिलने पर आदमी दूसरे जुगाड़ तो करेगा। नए हथियारों की खरीद पर भी पैसा ना होने से रोक लग जाएगी। यानी ये सिर्फ फाइनेंशियल रिफॉर्म नहीं, इसराइल को मजबूत और हिजबुल्लाह को कमजोर करने का एक सिस्टमैटिक प्लान है। लेबनान से एक और खबर है। लेबनान इसराइल बॉर्डर पर नई तकरार शुरू हो गई है। किसने बनाई दीवार, ये सवाल पूछा जा रहा है। जनूबी लेबनान में ब्लू लाइन के करीब खड़ी होती नई दीवारों ने एक ताज़ा विवाद खड़ा कर दिया है। यूएन पीस मिशन ने अलर्ट किया है कि सरहद के बिल्कुल पास नई दीवारें तामीर की गईं, लेकिन इस्राएली फौज इसे साफ तौर पर झुटला रही है। एजेंसी एएफपी ने जब इस इल्ज़ाम पर सवाल उठाया तो आईडीएफ का जवाब था, ये कोई नई तामीर नहीं है, ये तो हमारा पुराना बड़ा सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है जिसका कंस्ट्रक्शन 2022 में शुरू हुआ था। तो अब थोड़ी ना बना रहा, हम तो शुरू से बना रहे हैं। यानी इसराइल का कहना है कि उसने लेबनान की सरहद के अंदर कोई दीवार नहीं बनाई, जबकि यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि ब्लू लाइन के बेहद करीब दीवारें खड़ी होने का मतलब है कि मामला सीधा सरहद को छू रहा है। इस जगह दीवार नहीं बननी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, एक्सपेंशन कर रहा है इसराइल और कब्जा कर रहा है ज़मीनों पर, गजा और फ़लस्तीन के बाद लेबनान की। इस तकरार का निचोड़ आसान है, समझ लीजिए। लेबनान का शक, यूएन का अलर्ट और इसराइल की सफाई। सरहद जहां सबसे ज्यादा नाजुक है, वहीं फिर से गर्मी बढ़ रही है, तपिश बढ़ रही है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल
ٹرمپ کے غزہ پیس پلان پر ووٹ کرنے جا رہی ہے. بڑی خبر ہے, سن لیجئے. منڈے کو بڑا فیصلہ ہونے والا ہے. ڈپلومیٹک سورسز کے مطابق یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل اس پیر کو, اس منڈے کو ایک ایسی قرارداد پر ووٹ کرے گی جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پیس پلان کو باقاعدہ تسلیم کرنے کی بات شامل ہے. پچھلے ہفتے امریکہ نے 15 ممبر والی سیکیورٹی کونسل میں اس ڈرافٹ پر آفیشیل بات چیت شروع کی تھی. یہ ڈرافٹ اس 2 سال کی اسرائیل حماس جنگ میں سیز فائر کے بعد اگلے فیز کا روڈ میپ تیار کرے گا. اگلا فیز اس سیز فائر کا کیا ہوگا, اس پر بات ہوگا, روڈ میپ ہوگی. ڈرافٹ میں کیا ہے سمجھیے. بورڈ آف پیس اس کا قائم ہونا, بورڈ آف پیس کا قائم ہونا. میڈیا کو یا AFP کو ملی کاپی کے مطابق ڈرافٹ بورڈ آف پیس کے قیام کا خیر مقدم کرتا ہے. یہ ایک انٹرم حکومت ہوگی جو غزہ کو ٹرانزیشن پیریڈ میں چلائے گی. اس بورڈ کی میعاد 2027 کے آخر تک بتائی گئی ہے. سورسز کہتے ہیں کہ اس کی نگرانی یا چیئرنگ ٹرمپ خود کر سکتے ہیں, یعنی اس بورڈ آف پیس کے سربراہ ٹرمپ بنیں گے, کم و بیش اسی طرح جیسے عراق میں CPA چلایا گیا تھا. انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ISF, اس پر روس اور چین راضی نہیں ہیں, وہ اس اگلی خبر میں اس پر بات کریں گے. فی الحال ISF ڈرافٹ کے مطابق UN ممبر ملکوں کو اجازت دے گا کہ وہ ایک ٹیمپرری انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس یعنی ISF کو تشکیل دے. یہ فورس اسرائیل اور مصر کے ساتھ کوارڈینیٹ کرے گی, سرحدوں کی سیکیورٹی میں مدد کرے گی اور غزہ کی ڈی ملٹرائزیشن یعنی ہتھیاروں کی صفائی میں اہم رول نبھائے گی. جبکہ نئی ٹرین کی گئی فلسطینی پولیس بھی اس میں شامل ہوگی, جسے ٹریننگ دی جا رہی ہے, دی جا چکی ہے. مطلب صاف ہے, امریکہ ایک ایسا سیٹ اپ کھڑا کرنا چاہتا ہے جہاں اسرائیل کو سیکیورٹی ایڈوانٹیج ملے, غزہ پر دوبارہ قابو سخت ہو اور حماس جیسے گروپس کو زمین سے ختم کیا جا سکے. منڈے کی ووٹنگ اس پلان کے مستقبل کا پہلا بڑا امتحان ہوگی. آپ بھی نظر بنا کر رکھیں. امریکہ نے قطر, مصر, UAE, سعودی عرب, انڈونیشیا, پاکستان, جارڈن اور ترکی کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں غزہ کے لیے امریکی ریزولوشن اور انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے. یہ حمایت اس وقت سامنے آئی ہے جب رشیا اور چائنا اس قرارداد کی مخالفت کر رہے ہیں. روس اور چین دونوں آپ کو پتہ ہے UNSC کے ممبر ہیں, ویٹو کر سکتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں فلسطینی ریاست کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے زیادہ واضح, زیادہ صاف اور دو ٹوک زبان استعمال کی گئی ہے جو اصل منصوبے میں آگے بڑھ کر ہے. یعنی یہاں ایک فلسطینی ریاست کے قیام کی بات ہو رہی ہے. اسرائیل اس فریم ورک کی سختی سے مخالفت کر رہا ہے اور وہ کرے گا بھی, کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی ایک الگ فلسطینی ریاست بنے. اس کی نظر میں ویسٹ بینک, جوڈیا اور سماریا ہے, باقی فلسطین ان کے ابا دادا کی زمین ہے, اس لیے انہیں پورا فلسطین غزہ تک چاہیے, جسے وہ چھوڑ کر 2 بار بھاگے تھے. اور یہ تو جو زائنی زیادہ آئے ان کا تو اس خطے سے فلسطین سے تعلق بھی نہیں. اب بتائیے کوئی کہیں رہ کر یہودی دھرم قبول کر لے تو اس کا فلسطین سے تھوڑی نہ واسطہ ہو جائے گا. یہودی فلسطین میں رہتے تھے, مسلمان, عیسائی, فلسطینی, یہودی سب مل کر رہتے تھے. لیکن کوئی اب بتاؤ کو کوئی قزاقستان میں ہندو دھرم قبول کر لے تو وہ روٹ سے انڈین تھوڑی نہ ہو جائے گا, ہے نا. پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد میں اس ہفتے ہوئے سوسائیڈ حملے کے بعد پاکستان نے افغانستان سیل کے 4 ممبرز کو گرفتار کر لیا ہے. حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان کے ایک دھڑے نے قبول کی تھی, جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ نیٹ ورک افغانستان میں موجود لیڈرشپ کے حکم پر کام کر رہا تھا, یعنی افغانستان کی طالبان حکومت کے اشارے پر. پاکستان نے سوسائیڈ بمبر کی شناخت عثمان عرف قاری کے نام سے کی ہے, جو مشرقی افغانستان کے صوبہ ننگرہار کا رہنے والا تھا. جمعرات کو پاکستان کے انٹیریئر منسٹر نے سینیٹ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ حملہ ور ایک افغان شہری تھا. مطلب سیدھا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پر افغانستان اور افغانستان کے لوگ حملہ کر رہے ہیں. یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے, پاکستان کا یہ کہنا ہے.
यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने सूडान के अल्फाशा शहर में हुई मास किलिंग की फौरी जांच का हुक्म दे दिया है, जहां पिछले महीने ये शहर जब आरएसएफ के कब्जे में आया था तो खौफनाक जराइम की खबरें सामने आई थी। जिनेवा में कल हुए स्पेशल सेशन में यूएन ने एक रेजोल्यूशन मंजूर किया, जिसके तहत अक़वाम मुत्तहिदा के इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग मिशन को हिदायत दी गई है कि वो अल्फाशर में हुए कत्ल और जुल्म की बहुत तेज़ी से तहकीकात करे। इस करारदाद में यह भी कहा गया है कि तहकीकाती टीम मुमकिन हद तक जिम्मेदार लोगों की निशानदेही करे और ताकि उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सके। दोस्तों, अल्फाशर शहर पर आरएसएफ के कब्जे के बाद तकरीबन 1 लाख अफराद शहर छोड़कर भाग चुके हैं। बेघर शहरियों ने बताया कि उन्हें अंधाधुंध गोलियों, सेक्सुअल वायलेंस और जुल्म का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने सड़कों पर लाशों के ढेर देखने की भी तस्दीक की है। बात तंजानिया की प्रेसिडेंट समीह सुलुहु हसन ने ऐलान किया है कि इलेक्शन के दौरान हुई हलाकतों की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जा रहा है। सदर ने कहा कि वो एहतजाज करने वाले नौजवानों के लिए नरमी की हामी हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए जिन पर गद्दारी के मुकदमे चल रहे हैं। याद रहे कि 29 अक्टूबर के इलेक्शन में सदर हसन 98% वोटों से कामयाब हुई, लेकिन अपोजिशन और ह्यूमन राइट्स की तंजीमों के मुताबिक इलेक्शन से पहले बड़े पैमाने पर धांधली, तशद्दुद और हुकूमती क्रैकडाउन हुआ, जिसमें सैकड़ों अफराद सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मॉर्निंग शो नहीं आया, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं और हो सकता है कल भी रेस्ट लें, तो नई चीज़ों के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।